Hello everyone, my name is Nishu Sharma. I am studying in Plus 2 Commerce in Dainan Public School. So today I am making this video on the topic economic reforms. So what are economic reforms? These are the policies which aim to improve any country's economic efficiency. So in today's video we will discuss about a revolutionary economic reform of 1991. So let's begin into the video. So बात है 24 जुलाई 1991 की, जब हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को पेश किया था। इस रिफॉर्म के अंदर तीन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब ये चीज़ें क्या होती हैं? लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब होता है डाइल्यूशन ऑफ मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि गवर्नमेंट 1991 से पहले हाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाती थी, जिससे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कतें आती थी। सेकेंडली प्राइवेटाइजेशन, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट ने अपनी पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसको प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में दे दिया था। अब उनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल था, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रोल था। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपने कंट्री को दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट करना, वो भी ट्रेड के थ्रू। अब ये चीज़ें अपने को क्यों करनी पड़ी? क्योंकि 1991 से पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि उसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितनी क्वांटिटी में बनेगा, कितने वर्कर्स प्रोडक्शन के अंदर शामिल होंगे, जिसको लाइसेंस परमिट रूल भी बोला जाता था। अब ये सारी चीज़ें कैसे आई और इनकी शुरुआत कैसे हुई? सो बात है 1988 की, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लेट राजीव गांधी। तब आईएमएफ ने उनको बोला था कि भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और उनको उनकी भरपाई के लिए आप लोन लीजिए आईएमएफ से। लेकिन आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजीव गांधी ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और आम चुनाव के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन 1989 में वो चुनाव हार गए और उस टाइम पे वीपी सिंह की सरकार बनी। और वीपी सिंह की सरकार बनते उन्होंने बोला था कि सरकारी खजाना खाली है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। उस टाइम के ऊपर जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था वो अनस्टेबल था, यानी कि सरकारें बनती थी और गिरती थी। फिर उनकी सरकार गिरी और उनके बाद सरकार आई चंद्रशेखर। उस समय में भारत के पास सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज 2 अरब डॉलर के रह चुके, जो कि 14 दिन के इंपोर्ट के लिए ही सफिशिएंट। लेकिन इन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर, जो अपने प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने तस्करी से किया हुआ सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में शिफ्ट कराया। लेकिन इस चीज़ से भी कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। ये सब चल ही रहा था, तभी द गुल्फ वॉर, जिसको खाड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, उसकी शुरुआत, जो कि इराक और कुवैत के बीच में हुआ। इस वॉर से पहले इंडिया हर महीने 500 करोड़ के तेल का इंपोर्ट करता, लेकिन युद्ध के कारण तेल के प्राइसेस बढ़ चुके थे और अब भारत को 500 करोड़ की 1200 करोड़ का ऑयल हर महीने इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज और जल्दी से खत्म हो रही। अब इंडिया फाइनेंस के लिए किसी से हेल्प नहीं मांग सकता था, क्योंकि सारे देशों ने अपने गेट इंडिया के लिए बंद कर लिए थे। अब इंडिया के लिए इकलौता सहारा बचा था आईएमएफ। लेकिन आईएमएफ ने भी 25 शर्तें रखी कि अगर उन शर्तों को मानेगा तभी आईएमएफ उनको लोन देगा। उन 25 शर्तों के अंदर बताया गया था कि भारत की इकोनॉमी को खोला जाए, यानी कि विदेशी कंपनियों को इंडिया के अंदर आने का मौका दिया जाए और प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाए। लेकिन ये सब होता फिर से 1991 के अंदर चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई और उसी दौरान हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद एक और गवर्नमेंट बनती है, जो कि 40 पार्टियों के बहुमत से बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनकी सरकार बनते ही सेम करते कि इंडिया के गोल्ड को 2 अलग अलग विदेशी बैंकों के अंदर रखवाते हैं। ये सब चल ही रहा था, तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर शंकर अय्यर ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया कि इंडिया बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है। और तब लोगों की आंखें खुली थी कि वो कितने आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। और तभी 24 जुलाई 1991 का वो दिन था जब हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स निकाले थे, जिसकी बदौलत आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बन चुका है। और इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर 3 चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया था: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा दिया था इंपोर्ट्स के ऊपर से और एक्सपोर्ट्स के ऊपर से, उनको रद्द कर दिया गया था और ट्रेड के अंदर एक फ्रीडम दे दी गई थी। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने अपने पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, प्राइवेट इंडिविजुअल को सौंप दिया गया था। अब जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगी वहाँ पे ओनली एंड ओनली मोटिव रहेगा प्रॉफिट का। और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आपका टारगेट है तो आप जीडीपी के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूट करते हो। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। पहले आप बायलैटरल ट्रेड करते थे, यानी कि एक देश सिर्फ एक ही देश के साथ ट्रेड करता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने के बाद एक कंट्री बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने लगी। ऐसा करने से क्या हुआ? इससे अपने देश का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आई। जो लोग प्रोडक्शन करते थे सिर्फ अपना काम चलाने के लिए, अब वो प्रोडक्शन करने लग गए थे पैसा कमाने के लिए और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इन सब चीज़ के कुछ बैड इफेक्ट भी हुए।
बैड इफेक्ट क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म होने लग गया था, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स थे ये ज़्यादातर हेल्पफुल थे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉइट होने लग गया, बट ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी डेवलपमेंट की और इन्हीं रिफॉर्म्स की बदौलत आज हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। सो ये था वो रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म जिसने इंडिया को कंगाल होने से बचाया था। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस। थैंक यू।